नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतर रहे हैं जिसने, आप कह सकती हैं, एक फलसफे को लिया और उससे दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। एक ऐसा नाम जो किसी के लिए हीरो है तो किसी के लिए विलेन, पर जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, व्लादिमीर इलिच लेनिन। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो उनके जीवन, उनके विचारों और उस क्रांति को कवर करती है जिसने 20वीं सदी को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। आज हमारा काम है इस पूरी जानकारी में से वो सबसे जरूरी बातें निकालना जो लेनिन को लेनिन बनाती हैं। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि लेनिन सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वो अपने आप में एक विचार है। उन्होंने मार्क्सवाद को एक एकेडमिक सिद्धांत से उठाकर एक राजनीतिक हथियार में बदल दिया। सही। ये समझना कि उन्होंने ये कैसे किया, आज भी सत्ता, क्रांति और विचारधारा को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण युवक रूस का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बना और कैसे उसके विचारों ने दुनिया भर में आग लगा दी। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हर कहानी की शुरुआत होती है। लेनिन का असली नाम तो व्लादिमीर इलिच उलियानोव था और वो 1870 में पैदा हुए थे। तो एक ठीक ठाक परिवार का लड़का इतना बड़ा क्रांतिकारी कैसे बन गया? कोई तो ऐसी घटना रही होगी जिसने उन्हें इस रास्ते पर धकेल दिया। बिल्कुल, और वो घटना बहुत ही निजी और दर्दनाक थी। जब लेनिन सिर्फ 17 साल के थे, उनके बड़े भाई अलेक्जेंडर को जार अलेक्जेंडर तृतीय की हत्या की साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। सिर्फ 17 साल की उम्र में? हाँ, सोचिए किशोर पर इसका क्या असर हुआ होगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक पारिवारिक त्रासदी थी जिसने लेनिन को जड़ से हिला दिया। इस घटना ने उनके मन में मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ एक कभी ना बुझने वाली आग जला दी और इसी के बाद उन्हें छात्र विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के कारण कजान विश्वविद्यालय से निकाल भी दिया गया। तो एक व्यक्तिगत सदमे ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही तय कर दी। लेकिन सिर्फ गुस्सा होना और मार्क्सवादी बनना, ये दो अलग बातें हैं। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। वो मार्क्स के विचारों तक पहुंचे कैसे? देखिए, विश्वविद्यालय से निकाले जाने के बाद उनके पास पढ़ने के लिए बहुत समय था। उन्होंने खुद को किताबों में डुबो दिया, खासकर कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल में। अच्छा। उस समय रूस में एक और विचारधारा लोकप्रिय थी जिसे नारोदनिक आंदोलन कहते थे। उनका मानना था कि रूस की क्रांति का नेतृत्व किसान करेंगे, क्योंकि रूस एक खेतीहर देश था। बिल्कुल। लेकिन लेनिन ने जॉर्जी प्लेखानोव जैसे रूसी मार्क्सवादियों से प्रेरणा ली और एक बिल्कुल अलग नतीजा निकाला। उन्होंने कहा, नहीं, असली क्रांतिकारी शक्ति किसानों में नहीं बल्कि शहरों में उभर रहे मजदूर वर्ग यानी सर्वहारा में है। तो ये उस समय एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। बहुत बड़ा। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लेनिन सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं बने, वो एक विचारक बने। उन्होंने मार्क्स के विचारों को लिया और उन्हें अपने हिसाब से ढाला। उनके सबसे प्रभावशाली विचारों में से एक था पार्टी को लेकर। हाँ, यही लेनिन मार्क्स से आगे निकल जाते हैं। ये उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद आइडिया था जो उन्होंने 1902 के अपने पैम्फलेट व्हाट इज टू बी डन यानी क्या करना है में दिया। अच्छा। मार्क्स का मानना था कि क्रांति एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, वो अपने आप होगी। लेकिन लेनिन ने कहा, नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते। उनके हिसाब से मजदूर अगर अपने हाल पर छोड़ दिए जाएं तो वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर सैलरी, कम काम के घंटे, मतलब वो सिर्फ ट्रेड यूनियन चेतना तक ही सोच पाएंगे। बिल्कुल, वो सिर्फ अपने छोटे मोटे फायदों के लिए लड़ेंगे, पूरी व्यवस्था को बदलने का सपना नहीं देखेंगे। तो फिर क्रांतिकारी चेतना कहाँ से आएगी? लेनिन ने कहा कि ये चेतना, पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का विचार, उन्हें बाहर से देना होगा। और ये काम कौन करेगा? वही हरावल दस्ता या वैनगार्ड पार्टी। सही, पेशेवर क्रांतिकारियों की एक छोटी, अनुशासित और फौलादी टीम। एक तरह से उन्होंने क्रांति को एक मिशन बना दिया जिसका नेतृत्व कुछ बेहद समर्पित लोग करेंगे। ये विचार लोकतंत्र के समर्थकों को आज भी खटकता है। मतलब ये वैनगार्ड पार्टी एक तरह की पॉलिटिकल स्पेशल फोर्स थी। बिल्कुल। लेकिन इतनी मजबूत अनुशासित टीम को एक साथ रखना भी तो मुश्किल होगा। क्या इसे चलाने का भी कोई खास तरीका था? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा चैलेंज था। लेनिन ने इसका हल निकाला डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म यानी लोकतांत्रिक केंद्रवाद से। रुकिए, ये दोनों शब्द डेमोक्रेटिक और सेंट्रलिज्म, ये तो एक दूसरे के उल्टे लगते हैं। लोकतंत्र में तो आजादी होती है, केंद्रवाद में अनुशासन। देखने में तो ऐसा ही लगता है, पर लेनिन का आइडिया बहुत चालाक था। इसे ऐसे सोचिए, पार्टी की मीटिंग में किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले आपको बहस करने, सवाल उठाने, यहां तक कि नेतृत्व की आलोचना करने की भी पूरी आजादी है। पूरी डेमोक्रेसी। हाँ,
ये हो गया डेमोक्रेटिक हिस्सा। लेकिन एक बार जब वोटिंग के बाद बहुमत से कोई फैसला हो गया, तो फिर कोई लेकिन या अगर नहीं चलेगा। बिल्कुल, पार्टी के हर सदस्य को, चाहे वो उस फैसले से सहमत हो या ना हो, उसे पूरी एकता और अनुशासन के साथ लागू करना होगा। यही सेंट्रलिज्म है। यही वो गुप्त हथियार था जिसने बोल्शेविक पार्टी को एक फौलादी मशीन बना दिया। समझ गई। तो ये पार्टी का ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन इस पार्टी का दुश्मन कौन था? जाहिर है, पूंजीवाद। पर लेनिन का पूंजीवाद को देखने का नजरिया मार्क्स से भी एक कदम आगे था, है ना? उन्होंने इसे साम्राज्यवाद से जोड़ा। हाँ, और ये उनका दूसरा बड़ा सैद्धांतिक योगदान है, जो 1917 की उनकी किताब इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में मिलता है। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का उच्चतम चरण। सही। लेनिन ने तर्क दिया कि 20वीं सदी का पूंजीवाद अब वैसा नहीं रहा जैसा मार्क्स के समय में था। ये अब एकाधिकारवादी पूंजीवाद बन चुका है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां और बैंक पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेते हैं। अब जब इन कंपनियों को अपने देश में मुनाफा कमाने की गुंजाइश कम लगने लगती है, तो वो क्या करते हैं? वो नए बाजार ढूंढते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं। सही कहा। वो दूसरे कमजोर देशों पर कब्जा करते हैं ताकि वहां से सस्ता कच्चा माल और सस्ते मजदूर मिल सकें, और वहां अपना सामान भी बेच सके। बिल्कुल। इसी को लेनिन ने साम्राज्यवाद कहा। उनके लिए साम्राज्यवाद कोई अलग नीति नहीं, बल्कि पूंजीवाद का ही एक अनिवार्य और आखिरी चरण था। और उनका मानना था कि ये साम्राज्यवादी ताकतें इन नए बाजारों के लिए आपस में लड़ेंगी, जिससे विश्व युद्ध होंगे। और यही युद्ध क्रांति के लिए सबसे सुनहरा मौका पैदा करेंगे। एग्जैक्टली। तो हमारे पास एक व्यक्ति है, उसके विचार हैं, और एक फौलादी पार्टी है। अब इसे अमल में लाने का समय आ गया। 1917 रूस का वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। उस वक्त लेनिन कहाँ थे और उन्होंने मौके का फायदा कैसे उठाया? जब फरवरी 1917 में क्रांति हुई और जार निकोलस द्वितीय को गद्दी से हटा दिया गया, तब लेनिन स्विट्जरलैंड में निर्वासित थे। वो बेचैन थे कि इतिहास बन रहा है और वो उसका हिस्सा नहीं है। यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जर्मनी, जो उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध में रूस के खिलाफ लड़ रहा था। हाँ, जर्मनी ने लेनिन को रूस वापस भेजने का फैसला किया। एक मिनट, तो जर्मनी जो रूस का दुश्मन था, उसने लेनिन को एक तरह से एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो वहां जाकर अराजकता फैलाए और रूस लड़ाई से बाहर हो जाए। ये बिल्कुल वैसा ही था, एक तरह का पॉलिटिकल दाव। उन्होंने लेनिन और उनके साथियों को एक खास सीलबंद ट्रेन में जर्मनी पार करके रूस भेजा। ये तो किसी जासूसी फिल्म की कहानी लग रही है। हाँ, हालांकि हमारे स्रोत बताते हैं कि ट्रेन असल में पूरी तरह सील नहीं थी, लेकिन ये कहानी बहुत मशहूर हो गई। लेनिन अप्रैल में पेट्रोग्राड पहुंचे और स्टेशन पर उतरते ही उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। और वो इरादा क्या था? उन्होंने आते ही क्या किया? उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस पेश की। उस समय रूस में एक अनंतिम सरकार थी। ज्यादातर बोल्शेविक भी उसे समर्थन देने की सोच रहे थे, लेकिन लेनिन ने आते ही कहा, इस सरकार से कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं? उन्होंने नारा दिया, सारी सत्ता सोवियतों को। सोवियत मजदूरों और सैनिकों की स्थानीय परिषदें थीं। उन्होंने युद्ध तुरंत खत्म करने, सारी जमीन किसानों को देने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की। उनके ये विचार इतने क्रांतिकारी थे कि शुरुआत में उनकी अपनी ही पार्टी के कई नेता चौंक गए थे। और फिर कुछ ही महीनों में अक्टूबर क्रांति हो गई। सत्ता पर यह कब्जा असल में हुआ कैसे? क्या ये वैसी ही खूनी लड़ाई थी जैसी हम फिल्मों में देखते हैं? हैरानी की बात है कि ये कब्जा काफी हद तक खून खराबे के बिना हुआ। सितंबर तक बोल्शेविक पेट्रोग्राड और मॉस्को की सोवियतों में बहुमत हासिल कर चुके थे, तो उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। हाँ, 24 अक्टूबर की रात को बोल्शेविकों की वफादार सशस्त्र टुकड़ियों ने, जिन्हें मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी कहा जाता था, शांति से पेट्रोग्राड के टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, रेलवे स्टेशनों जैसी सभी प्रमुख जगहों पर नियंत्रण कर लिया। और फिर विंटर पैलेस पर धावा बोला गया। हाँ, जहां अंतिम सरकार के मंत्री थे, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बड़ी लड़ाई से ज्यादा एक सुनियोजित और तेज ऑपरेशन था। लेनिन ने एक नई सरकार, काउंसिल ऑफ पीपल्स कमिश्नर्स, के गठन की घोषणा की और वे इसके अध्यक्ष बने। तो अब लेनिन सत्ता में थे। एक सिद्धांतकार अब शासक बन गया था। सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने असल में किया क्या? उनके पहले बड़े फैसले क्या थे? सरकार ने आते ही धड़ाधड़ फरमान जारी किए। सबसे पहले था भूमि पर फरमान। इसने जमींदारों, राजशाही और चर्च की सारी जमीन को बिना किसी मुआवजे के जब्त कर लिया और उसे स्थानीय किसान समितियों को सौंप दिया। ये एक झटके में सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था का अंत था। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फरमान था शांति पर फरमान। लेनिन जानते थे कि रूसी जनता युद्ध से थक चुकी है,
इसलिए उन्होंने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि पर हस्ताक्षर किए और रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकाल लिया। लेकिन इस संधि की तो बहुत आलोचना हुई थी, क्योंकि इसमें रूस को अपनी जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जर्मनी को देना पड़ा था। हाँ, ये एक बहुत ही अपमानजनक संधि थी। रूस ने यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड जैसे कई इलाके खो दिए। लेकिन लेनिन का तर्क था कि क्रांति को बचाने के लिए शांति की जरूरत है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उनके लिए सत्ता में बने रहना पहली प्राथमिकता थी। लेकिन सत्ता में बने रहना आसान नहीं था। क्रांति के बाद गृह युद्ध छिड़ गया और यहीं पर रेड टेरर यानी लाल आतंक का जिक्र आता है। ये क्या था? ये लेनिन की विरासत का सबसे स्याह पक्ष है। जैसे ही बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली, उनके दुश्मन एकजुट हो गए। इस विरोध को कुचलने के लिए दिसंबर 1917 में चेका नाम की एक खुफिया पुलिस का गठन किया गया। एक सीक्रेट पुलिस? हाँ, चेका ने रेड टेरर का दौर शुरू किया, जिसमें हजारों और कुछ अनुमानों के मुताबिक लाखों लोगों को बोल्शेविक विरोधी होने के शक में ही गिरफ्तार कर लिया गया, यातनाएं दी गई या मार दिया गया। लेनिन ने इस हिंसा को खुलेआम जायज ठहराया। उनका मानना था कि क्रांति को बचाने के लिए क्रूरता जरूरी है। हाँ, उनका यही मानना था। और अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? गृह युद्ध के दौरान उन्होंने जो युद्ध साम्यवाद की नीति अपनाई, वो तो पूरी तरह से फेल हो गई थी। हाँ, युद्ध साम्यवाद एक आपदा थी। इसमें उद्योगों का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और किसानों से उनका सारा अनाज जबरदस्ती छीन लिया जाता था। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि किसानों ने उत्पादन करना ही बंद कर दिया और 1921 में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए। अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह गई। इसी तबाही को देखकर लेनिन को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने एक यू टर्न लिया। एक बहुत बड़ा यू टर्न। 1921 में उन्होंने नई आर्थिक नीति यानी एनईपी शुरू की। ये एक तरह से समाजवाद से पीछे हटना था। इस नीति के तहत किसानों को अपना अतिरिक्त अनाज बाजार में बेचने की इजाजत दी गई और छोटे मोटे निजी व्यापार को भी अनुमति दी गई। बिल्कुल। संक्षेप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बाजार और पूंजीवाद के कुछ तत्वों को वापस आने दिया। ये दिखाता है कि लेनिन एक कट्टर सिद्धांतकार होने के साथ साथ एक व्यावहारिक नेता भी थे। अपने आखिरी दिनों में लेनिन की सेहत खराब होने लगी थी और इसी दौरान उनके और स्टालिन के बीच मतभेद भी गहरे हो गए थे। बिल्कुल। 1922 और 1930 में उन्हें कई स्ट्रोक आए, जिससे वो लगभग लाचार हो गए। इसी दौरान उन्होंने अपनी वसीयत लिखवाई, जिसमें उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं का आकलन किया। और इसमें उन्होंने स्टालिन की सबसे तीखी आलोचना की। हाँ, उन्होंने लिखा कि स्टालिन ने अपने हाथ में बहुत ज्यादा ताकत जमा कर ली है और वो बहुत असभ्य है। उन्होंने साफ साफ सिफारिश की कि स्टालिन को महासचिव के पद से हटा दिया जाए। लेकिन उनकी ये चेतावनी किसी ने नहीं सुनी। लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने चतुराई से उस वसीयत को दबा दिया और धीरे धीरे सत्ता पर पूरी तरह काबिज हो गए। 21 जनवरी 1924 को 53 साल की उम्र में लेनिन का निधन हो गया। तो अगर हम इस सबको समेटें तो लेनिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मार्क्स के विचारों को जमीन पर उतारा, एक अनुशासित पार्टी बनाकर सत्ता हासिल की और दुनिया का पहला कम्युनिस्ट राज्य स्थापित किया। उनकी विरासत बहुत जटिल है। हाँ, एक तरफ वो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाले और सामाजिक सुधार लाने वाले क्रांतिकारी हैं, तो दूसरी तरफ एक दलीय तानाशाही और राजनीतिक दमन की नींव रखने वाले शासक। और उनकी विरासत सिर्फ सोवियत संघ तक सीमित नहीं रही। इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो लेनिन ने 20वीं सदी में दुनिया भर के वामपंथी आंदोलनों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। सही कहा। मार्क्सवाद लेनिनवाद एक वैश्विक विचारधारा बन गया, जिसने चीन में माओ से लेकर क्यूबा में कास्त्रो तक को प्रेरित किया। यहाँ एक सोचने वाली बात है। अपने अंतिम वर्षों में लेनिन सोवियत राज्य के भीतर बढ़ रही नौकरशाही से बहुत चिंतित थे। उन्होंने शिकायत की थी कि क्रांति के बावजूद पुरानी ज़ारशाही की नौकरशाही मानसिकता अभी भी जिंदा है और हमें एक घिनौने नौकरशाही दलदल में खींचा जा रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर लेनिन कुछ और साल जिंदा रहते और उस नौकरशाही दलदल से लड़ पाते, या अगर स्टालिन के बारे में उनकी चेतावनियों पर ध्यान दिया गया होता, तो सोवियत संघ और 20वीं सदी का इतिहास कितना अलग हो सकता था।